हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले क्लास 11 भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में अध्याय 2 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भाग 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक्स है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, मात्रक यूनिट्स एवं मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ या पद्धतियाँ, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ हैं जिनकी माप तोल हो सके, जिन्हें मापा तोला जा सके तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके। तो वे राशियाँ जिनकी माप तोल हो सके, जिनका मेजरमेंट हो सके, जिन्हें मापा तोला जा सके तथा जिनके पदों में, जिनके टर्म्स में भौतिकी के नियमों को, लॉज ऑफ फिजिक्स को व्यक्त किया जा सके, वे राशियाँ वे सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो इस डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लें। भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ जिनकी माप तोल हो सके, तथा जिनके पदों में, जिनके टर्म्स में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, या वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, एक भौतिकी के लॉज ऑफ फिजिक्स को जिनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, तो वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्यक्त किया जा सके, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों का उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, वेग, त्वरण, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल, बलाघूर्ण, कार्य, ऊर्जा, आयतन, घनत्व इत्यादि बहुत सी भौतिक राशियाँ हैं। ये सभी भौतिक राशियों का उदाहरण है। तो कुछ भौतिक राशियों का नाम मैंने लिया, वे सभी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों के उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल में द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, समय, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, वेग, त्वरण, बल, फोर्स, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग इत्यादि, ये सभी भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब भौतिक राशियों को मुख्यतः हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ, और इनकी संख्या केवल 7 है। एसआई पत्ती में मूल राशियों की संख्या 7 है। तो उनमें से 3 राशियाँ, द्रव्यमान, लंबाई, समय का उपयोग अधिक किया जाता है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय,
ये 3 मूल राशियाँ जो पहले से हैं, एपीएस सिस्टम, एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति तथा एमकेएस पद्धति में केवल 3 मूल राशियाँ होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय। लेकिन एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ा करके 7 कर दी गई। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, जिसमें पदार्थ में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा एवं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अंग्रेजी में, एवं ज्योति तीव्रता। तो कुल मिलाकर के 7 मूल राशियाँ हैं। ज्योति तीव्रता, और मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं, वे किसी दूसरे से प्राप्त नहीं की जा सकती। एवं दूसरे प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं व्युत्पन्न राशियाँ, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज दूसरे प्रकार की भौतिक राशियाँ, डिराइव क्वांटिटीज। तथा अब इसमें व्युत्पन्न राशियाँ चूँकि स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। इसका डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं आप सभी। वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। वैसी राशियाँ भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, डिराइव होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, एक ही बात है। वैसी राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अब व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण में 7 मूल राशियों को छोड़कर, 7 मूल राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा एवं ज्योति तीव्रता, 7 मूल राशियों को छोड़कर अन्य जितनी भौतिक राशियाँ हैं, वेग, त्वरण, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, ये सभी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ ही हैं, क्योंकि ये सभी मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो 7 मूल राशियों को छोड़कर अन्य सभी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण इत्यादि व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ तो केवल 7 हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार मूल राशियों का तथा व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित किया गया उदाहरण के साथ, और भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। अब अगला टॉपिक डिस्कस करना है मात्रक, यूनिट्स। किसी भौतिक राशि का मापन के लिए एक मानक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिससे तुलना कर उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है। अतः किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिससे तुलना कर उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है। तो इस परिभाषा को, मात्रक की इस परिभाषा को, जो कि काफ़ी छोटी परिभाषा है, इसको आप सभी नोट कर लें। मात्रक वह मानक है, मानक को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कहा जाता है। वह मानक स्टैंडर्ड है जिससे तुलना कर किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, जिससे तुलना कर किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है।
अब मात्रक कैसा होना चाहिए, किस ढंग का मात्रक होना चाहिए। तो मात्रक का चुनाव करने में कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। मानक मात्रकों का कुछ गुण होना चाहिए, गुण होता है, जैसे कि मात्रक पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, यूनिट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड। दूसरा, मात्रक सभी जगहों पर आसानी से प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। नंबर 3, मात्रकों के या मानक मात्रकों या मानकों के मान उचित होने चाहिए। बहुत छोटा मात्रक या बहुत बड़े मात्रक लेने पर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मात्रक का मान निश्चित होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। और मानक मात्रक ताप, समय, दाब, बाहरी कारकों का प्रभाव से अपरिवर्तित होना चाहिए, समय के साथ अपरिवर्तित होनी चाहिए, जगह के साथ, स्थान के साथ मात्रक का मान अपरिवर्तित होना चाहिए। तो ये सभी गुण मानक मात्रकों के हैं। माने मात्रक ऐसा इस ढंग का होना चाहिए जिसमें कि ये सभी बातें उसमें होनी चाहिए। अब मानक मात्रकों के गुण के बाद मात्रकों के प्रकार। चूँकि भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, अतः उनके मात्रक भी, भौतिक राशियों के मात्रक भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, तथा नंबर 2, व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रकों के प्रकार में 2 टाइप का मुख्य रूप से। नंबर 1, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स अंग्रेजी में। मूल मात्रक या आधारी मात्रक। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। मूल राशियों के मात्रकों को, मूल राशियां जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि, कुल मिला के 7 मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। और मूल मात्रक का गुण है कि मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, या किसी दूसरे राशियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, या दूसरे मात्रकों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि का जो मात्रक होगा उसे मूल मात्रक। और मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। एसआई पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। चूँकि मूल राशियों की संख्या 7 है तो उनके 7 मूल मात्रक भी, तो एसआई पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तो मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक का एक गुण हो गया, स्वतंत्र होते हैं। और मूल मात्रकों की संख्या, कुल संख्या 7 है। दूसरे प्रकार का मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। अब व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियाँ जैसे 7 मूल राशियों को छोड़ करके अन्य सभी भौतिक राशियाँ जैसे वेग है, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, बहुत सारी राशियाँ हैं जो कि व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसका डिफिनीशन हो गया। व्युत्पन्न राशियों जैसे वेग, त्वरण इत्यादि व्युत्पन्न राशियों
एग्जाम्पल के तौर पर ब्रैकेट में लिखा जा सकता है वेग, त्वरण, बल इत्यादि। वेग, त्वरण, बल, कार्य ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग इत्यादि। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं या मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि वेग का मात्रक कैसे व्युत्पन्न मात्रक है। वेग या चाल, तो चाल होता है लंबाई बटा दूरी बटा समय। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन है। तो दूरी, चाल इक्वल टू दूरी कहें या लंबाई कहें, पाथ लेंथ अंग्रेजी में कहा जाता है दूरी को, या डिस्टेंस। अब दूरी, लंबाई, चूँकि चाल जो कि व्युत्पन्न राशि है, यह लंबाई दूरी बटा समय, मतलब लंबाई दो मूल राशियों लंबाई तथा समय पर निर्भर करती है। इसलिए चाल का जो मात्रक होगा वह लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक से प्राप्त होगा। इसलिए चाल का जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। चाल व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक जो होगा वह व्युत्पन्न मात्रक होगा, क्योंकि चाल, लंबाई तथा समय दो मूल राशियों के मात्रकों से चाल का मात्रक प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। इसलिए चाल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने एक उदाहरण को में यह दर्शाया कि कैसे चाल या वेग व्युत्पन्न मात्रक है। चाल एवं वेग का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कैसे है, क्योंकि वह दो मूल राशियों लंबाई तथा समय के मात्रकों से प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। इसलिए चाल या वेग का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। उसी ढंग से यह दर्शाया जा सकता है या देखा जा सकता है कि त्वरण, बल या इसके अलावा कार्य, ये सभी अन्य जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे। यह साबित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। अब अंत में मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ या पद्धतियाँ, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की मुख्यतः 4 प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से पहली पद्धति है मात्रकों की फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसे शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में एपीएस पद्धति भी कहा जाता है। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, अंग्रेजी में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो फुट का पहला लेटर एफ, पाउंड का पहला लेटर पी, सेकेंड का पहला लेटर एस, तो इसे एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति का छोटा रूप एपीएस पद्धति। और यह एक ब्रिटिश पद्धति है, एक पुरानी पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति ब्रिटिश पद्धति है, जिसका आविष्कार या प्रचलन सबसे पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो यह एक ब्रिटिश पद्धति है। और इस पद्धति में, मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में या एपीएस पद्धति में 3 ही मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय। तो इस पद्धति में, मतलब एपीएस पद्धति में, नंबर 1 मूल राशि द्रव्यमान का मानक, जिसे मात्रक कहा जाता है। तो एपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मानक या मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पौंड, पी फॉर पौंड। पौंड का पहला लेटर पी है, तो द्रव्यमान का मात्रक एपीएस पद्धति में पौंड होता है। और संकेत होता है इसका एलबी, स्मॉल एल स्मॉल बी, लिब्रा।
लिब्रा से का छोटा रूप LB। लिब्रा माने होता है तराजू, तौल, जिसे तौला जाता है किसी चीज़ को, तो लिब्रा का छोटा रूप LB जो पौंड का संकेत है। और पौंड फुट पाउंड सेकेंड पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक है। दूसरी राशि APS पत्ती में लंबाई, 3 ही राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय। तो लंबाई का मात्रक F फुट और संकेत फुट का FT, स्मॉल f स्मॉल t फुट। और तीसरी राशि मूल राशि APS पत्ती में समय, तो समय को व्यक्त किया जाता है, समय का मानक है APS पत्ती में सेकंड। चारों पत्तियों में समय का मानक समान है, सेकंड। बाकी द्रव्यमान तथा लंबाई के मात्रक अलग अलग होते हैं, अलग अलग विभिन्न पत्तियों में, विभिन्न प्रणालियों में। तो समय का मानक या मात्रक सेकंड। ब्रिटिश पत्ती असुविधाजनक होने के कारण अब इसका प्रचलन बहुत कम होता है। अब 1 पाउंड का वैल्यू 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम होता है 1 पाउंड का वैल्यू। अगर ग्राम में व्यक्त किया जाए, 1 पाउंड 1 LB इक्वल्स टू 453.6 ग्राम, मतलब 450 ग्राम। 450 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, 453.6 ग्राम को G संकेत से सूचित किया जाता है। और 1 फुट होता है, 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेज, 12 इंच होता है 1 फुट। और 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन ज़्यादातर उसे 1 इंच का वैल्यू 2.50 cm यूज किया जाता है, लेकिन 2.54 cm। तो सेंटीमीटर में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो 1 फुट हो गया, 1 फीट 1 FT इक्वल टू 12 इंच, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 cm सेंटीमीटर, जो कि CGS पत्ती में लंबाई का मात्रक है। और मल्टीप्लाई करने पर 30.48 cm। अगर मीटर में व्यक्त किया जाए तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 100 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो मीटर में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 30.48/100 दैट इज 0.3048 मीटर। तो 1 फुट का वैल्यू 30.48 सेंटीमीटर, मतलब नियरली 30.50 या 30.5 सेंटीमीटर, मैंने 30.5 सेंटीमीटर उसको कह सकते हैं 1 फुट का वैल्यू। तो 1 पाउंड का वैल्यू 453.6 ग्राम, 1 फीट का वैल्यू जो कि 1 फुट 12 इंच हो गया, और उसको सेंटीमीटर में 30.48 cm, और मीटर में एक्सप्रेस करें तो फिर 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर में हो जाएगा 0.3048 मीटर। और APS पत्ती असुविधाजनक होने के कारण अब इसका उपयोग प्रायः नहीं किया जाता है। और यह मैट्रिक पत्ती भी नहीं है या दशमिक पत्ती भी नहीं है। अब मैट्रिक पत्ती क्या है या दशमिक पत्ती क्या है? वैसी पत्ती जिसमें मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को, गुणक हो गया 10 का धनात्मक घात तथा उपगुणक सब मल्टीपुल्स, गुणक को मल्टीपुल्स कहा जाता है, गुणकों को मल्टीपुल्स कहा जाता है, जो कि 10 का धनात्मक घात होगा गुणक, और उपगुणक हो गया सब मल्टीपुल्स जो 10 का निगेटिव ऋणात्मक घात हो गया, जैसे 10⁻³ 10⁻⁶, तो ये सब उपगुणक कहलाएंगे। तो वैसी पत्ती जिसमें मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को 10 के घात के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सके, उसे मैट्रिक पत्ती कहा जाता है। मैट्रिक या दशमिक पत्ती कहा जाता है, डेसिमल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। लेकिन APS पद्धति दशमिक पत्ती नहीं है, मैट्रिक सिस्टम नहीं है। तो ये भी इसका दोष है, डिफेक्ट है APS पत्ती का। तो APS पद्धति मैट्रिक पत्ती नहीं है या दशमिक पत्ती नहीं है, मैट्रिक पद्धति नहीं है। APS सिस्टम इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम। तो APS पत्ती मैट्रिक पत्ती या दशमिक पत्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पत्ती में, APS पत्ती में मात्रकों के गुणकों तथा उपगुणकों को 10 के घात के रूप में व्यक्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए APS पत्ती मैट्रिक पत्ती नहीं है।
अब दूसरी पत्ती इसके बाद फ्रांसीसी पत्ती है, फ्रेंच सिस्टम, जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती कहा जाता है। तो नंबर 2 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, पूरा नाम उसका, और अंग्रेजी में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म सी हो गया, और ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी हो गया, और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म एस हो गया। तो इसलिए सीजीएस पत्ती से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती को छोटे रूप में, शॉर्ट में सीजीएस पत्ती भी कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग नोट करें, सीजीएस सिस्टम अंग्रेजी में, और हिंदी में सीजीएस पद्धति। यह एक फ्रांसीसी पत्ती है, सबसे पहले फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ, और यह एक मेट्रिक पत्ती है। सीजीएस पत्ती को मेट्रिक पत्ती भी कहा जाता है, क्योंकि सीजीएस पत्ती में मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को 10 के घात के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 10⁵ डाइन, तो डाइन बल का मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, और उसका गुणक 10 का धनात्मक घात 10⁵ है, तो आसानी से व्यक्त किया गया। या उपगुणक जैसे 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है सेंटीमीटर में, 10⁻⁸, तो -8 10 का -8 घात उपगुणक कहलाता है। तो सीजीएस पत्ती में मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को 10 के घात के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। अतः सीजीएस पत्ती एक मैट्रिक पत्ती है। अब इस पत्ती में, जो कि फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांसीसी पत्ती भी से कहा जाता है, तो इस पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, जी से स्पष्ट है, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, और ये चूँकि द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल राशियाँ हैं, इसलिए इसके जो मात्रक होंगे वह मूल मात्रक होंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, जिसे व्यक्त किया जाता है जी से। दूसरी राशि मूल राशि, इसमें लंबाई है। 3 ही राशि मूल राशियाँ उपस्थित होती हैं सीजीएस पत्ती में भी। तो लंबाई का मूल मात्रक सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का सिंबल, संकेत अंग्रेजी में सीएम। तथा तीसरी राशि जो सीजीएस पत्ती में उपयोग में लाई जाती है, वह समय, टाइम। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ, द्रव्यमान को मास कहा जाता है। तो समय, टाइम का मात्रक सीजीएस पत्ती में, सभी में सेकेंड ही है, यहाँ भी सेकेंड, इस पत्ती में भी सेकेंड, जिसे एस संकेत से सूचित किया जाता है। और सीजीएस पत्ती एक मैट्रिक पत्ती है या दशमिक पत्ती है। सीजीएस पद्धति एक मैट्रिक पत्ती है, या सीजीएस पत्ती को मैट्रिक पत्ती भी कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति। तो सीजीएस पत्ती एक मैट्रिक पत्ती है, मैट्रिक पत्ती। कारण मैंने पहले ही बतला दिया कि मैट्रिक सीजीएस पत्ती में मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को 10 के घात के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। मात्रकों की तीसरी पत्ती का नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड पत्ती, जिसे संकेत में या छोटे रूप में एमकेस पद्धति भी कहा जाता है। एमकेस पत्ती भी एक फ्रांसीसी पत्ती है। इसका भी आविष्कार या प्रचलन सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। अब इस पत्ती में, अर्थात एमकेस पत्ती में, द्रव्यमान का मात्रक, मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक के, यहाँ किलोग्राम के लिए आया है, किलोग्राम, जिसे केजी संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरी राशि एमकेस पत्ती में लंबाई, एमकेस पत्ती में भी 3 ही राशियाँ हैं, 3 ही मूल राशियाँ उपस्थित हैं, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय। लंबाई, अंग्रेजी में लंबाई को लेंथ कहा जाता है। लंबाई का मात्रक एम आया है, एम मीटर का संकेत है, तो लंबाई का मात्रक एमकेस पत्ती में मीटर, जिसे स्मॉल एम संकेत से सूचित किया जाता है। एवं तीसरी मूल राशि एमकेस पत्ती में समय है, तो समय का मात्रक सेकंड। एमकेस पत्ती में एस आया है,
सेकेंड के लिए। इसका संकेत एस। तो 3 मूल राशियाँ MKS पत्ती में, द्रव्यमान, लंबाई, समय, जिनके मात्रक क्रमशः किलोग्राम, मीटर तथा सेकेंड है। MKS पत्ती भी एक मैट्रिक पत्ती है। MKS पत्ती भी मैट्रिक पत्ती है क्योंकि MKS पत्ती में भी मात्रकों के गुणकों या उपगुणकों को 10 के घात के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए MKS पत्ती भी मैट्रिक पत्ती है। MKS पद्धति भी मैट्रिक पत्ती है। मैट्रिक पत्ती या दशमिक पत्ती। अब मात्रकों की चौथी पद्धति, जो कि जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। चूँकि इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, लेकिन उसे लिखा जाता है एसआई पद्धति या एसआई मात्रक। तो चौथी पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, और छोटे रूप में उसे लिखा जाता है एसआई पद्धति या एसआई मात्रक। तो एसआई पद्धति या एसआई मात्रक। एसआई पद्धति या एसआई मात्रक, एसआई यूनिट अंग्रेजी में इसे लिखते हैं। तो एसआई पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है, एक संशोधित रूप है। क्योंकि एसआई पद्धति में भी जो 3 मूल राशियाँ, ऐसे तो एसआई पद्धति में 7 मूल राशियाँ हैं, लेकिन 3 मूल राशियाँ MKS पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय का जो मात्रक होता है, वही मात्रक एसआई पद्धति में भी द्रव्यमान, लंबाई एवं समय का होता है। मतलब द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा समय का मूल मात्रक सेकेंड। इसलिए MKS पद्धति को, एसआई पद्धति को MKS पद्धति का संशोधित रूप भी कहा जाता है। और इस पद्धति को ऐसे तो मान्यता 1960 में, 1960 ईस्वी में जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन में मान्यता मिली थी, लेकिन इसका प्रचलन 1971 से शुरू हुआ। और इसका फ्रांसीसी नाम सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स है, इसीलिए छोटे रूप में इसे एसआई यूनिट भी कहा जाता है। इसका फ्रांसीसी नाम है, इस सिस्टम का फ्रांसीसी नाम, फ्रेंच नेम, सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स, डी एपोस्ट्रोफी यूनिट्स, UNITS, ये इसका फ्रांसीसी नाम है, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसलिए इसे एसआई पद्धति या एसआई मात्रक यूनिट भी कहा जाता है। सिस्टमे का एस हो गया, इंटरनेशनल का पहला लेटर आई, और डी यूनिट्स का छोटा रूप यूनिट। तो इसलिए इसे एसआई पद्धति को एसआई यूनिट या एसआई मात्रक कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे पढ़ा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम और यूनिट्स। लेकिन फ्रांसीसी नाम सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स होने के कारण इसे एसआई यूनिट भी कहा जाता है। अब एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 3 के बजाय 7 तथा 2 संपूरक राशियां एवं 2 उनके संपूरक मात्रक भी होते हैं। क्योंकि संपूरक राशियां हैं तो उसके मात्रक संपूरक मात्रक कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की संख्या एसआई पद्धति में 7 एवं सहायक राशियों की संख्या या संपूरक राशियों की संख्या 2। कोण एवं ठोस कोण 2 संपूरक राशियां हैं। संपूरक राशियों की संख्या 2।
अब एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक, चूँकि एसआई पद्धति में या एसआई मात्रक में मूल राशियों की संख्या 7 होती है। तो एक साइड में मूल राशियाँ को लिखा गया है और दूसरे तरफ उसी के सीध में मूल मात्रक। पहली मूल राशि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, जो कि एमकेएस पद्धति में भी होता है किलोग्राम। इसे केजी संकेत से सूचित किया जाता है, केजी। दूसरी राशि एसआई पद्धति में मूल राशि लंबाई है, लेंथ। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, स्मॉल एम संकेत से सूचित किया जाता है। तीसरी मूल राशि एसआई पद्धति में समय, टाइम अंग्रेजी में, और समय का मात्रक या मूल मात्रक सेकेंड, एस से सूचित किया जाता है। चौथी मूल राशि, अब 4 मूल राशि और इसमें शामिल किया गया एसआई पद्धति में, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के अलावा। तो चौथी मूल राशि ताप, टेम्परेचर, जिसका मात्रक एसआई मात्रक केल्विन, के संकेत। पांचवी राशि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और विद्युत धारा का मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर। एम्पियर तथा केल्विन दोनों वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर, दोनों वैज्ञानिक थे, केल्विन तथा एम्पियर। नंबर 6, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। एसआई पद्धति की छठी मूल राशि, पदार्थ की मात्रा, और इसका एसआई मात्रक, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल, जिसका संकेत MOL, ऐसे अंग्रेजी में लिखा जाता है MOLE, लेकिन संकेत MOL। एवं सातवीं राशि ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो कि प्रकाश का परिमाण है, किसी प्रकाशीय वस्तु से के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के परिमाण को ज्योति तीव्रता कहा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और इसका ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जिसे CD संकेत से सूचित किया जाता है। तो एसआई पद्धति की ये 7 मूल राशियाँ, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इनके मात्रा क्रमशः किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल तथा कैंडेला है। इसके अलावा एसआई पद्धति में 2 संपूरक राशियाँ भी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उनके 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। तो एसआई पद्धति के 2 संपूरक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें कि संपूरक राशि है कोण, अंग्रेजी में प्लेन एंगल, और इसका मात्रक होता है रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो रेडियन RAD संकेत से इसे सूचित किया जाता है। और दूसरी सहायक राशि एसआई पद्धति में ठोस कोण, सॉलिड एंगल अंग्रेजी में ठोस कोण, और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन, और संकेत SR, कैपिटल S स्मॉल r। तो ये एसआई पद्धति के 2 संपूरक राशियाँ कोण तथा ठोस कोण हैं, जिनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा अस्टेरेडियन। अब कोण का सूत्र होता है, कोण क्या है? कोण किसी वृत्त में कोई चाप
तथा दो त्रिज्याओं के बीच घिरा क्षेत्र को कोण कहा जाता है। मतलब कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। तो किसी वृत्त के उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण है जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो कोण का सूत्र हो गया, इसका उपयोग हो सकता है प्रॉब्लम्स वगैरह में। तो कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या L/R। चाप को L संकेत से सूचित करेंगे, त्रिज्या को R से, तो L/R, थीटा इक्वल टू L/R। और ठोस कोण होता है, नाम ही ठोस है, सॉलिड। तो किसी ठोस गोले के किसी अल्पांश क्षेत्र के द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना कोण को ठोस कोण कहा जाता है। और इसका संकेत होता है ठोस कोण को माने कुल ठोस कोण को ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है। लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बना कोण, अल्पांश क्षेत्र, ठोस गोले के अल्पांश क्षेत्र स्मॉल एरिया ds अगर है तो उसके द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण d ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है। तो ठोस कोण का सूत्र हो गया। इसका भी ज़रूरत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लास 12 में भी गॉस का प्रमेय को प्रमाणित करने में इस सूत्र का उपयोग होता है। तो ठोस कोण का संकेत d ओमेगा, और d ओमेगा का सूत्र हो गया क्या, अल्पांश क्षेत्र ds, और ठोस गोले की अगर त्रिज्या r है तो त्रिज्या का वर्ग r²। चूँकि क्षेत्रफल भी 2 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए चूँकि कोण और ठोस कोण विमाहीन राशि हैं, तो इसलिए अगर क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल है, तो त्रिज्या का वर्ग लेना होगा, जिससे कि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दोनों का यूनिट समान होगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो विमाहीन हो जाएगा। जैसे कि थीटा इक्वल टू L/R। L चाप है तो चाप लंबाई है, तो त्रिज्या भी का अनुपात लेना होगा, त्रिज्या लेना होगा, मैंने लंबाई का ही डायमेंशन की राशि, उसी डायमेंशन की राशि लेनी होगी, उसी विमा की राशि लेनी होगी। तो R भी त्रिज्या लंबाई ही है और लंबाई L चाप भी लंबाई है, तो लंबाई बटा लंबाई दोनों का समान मात्रक होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो विमाहीन हो जाएगा। तो कोण विमाहीन राशि है, ठोस कोण भी विमाहीन राशि है, तो दोनों का सूत्र भी मैंने लिखा, कोण इक्वल टू थीटा इक्वल टू L/R, ठोस कोण d ओमेगा इक्वल टू अल्पांश क्षेत्र ds/r²। यहाँ ds क्या है, यहाँ ds एक अल्पांश, ठोस गोले का अल्पांश क्षेत्र है। इसको चित्र से भी दर्शाया जा सकता है, ठोस कोण को या कोण को भी। तो कोण हो गया वृत्त के किसी चाप के द्वारा, सपोज करते हैं ये चाप है, AB है वृत्त का, पूरा वृत्त का एक चाप है, और इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है, ये चाप AB है जिसकी लंबाई L है, और ये त्रिज्या हो गया केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी, चाप के किसी बिंदु की दूरी त्रिज्या। तो अगर यहाँ त्रिज्या को स्मॉल r सपोज करते हैं वृत्त की त्रिज्या को, तो ये कोण थीटा हो गया। चाप AB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये पूरा वृत्त है जिसका एक चाप लिया गया, एक वृत्त का छोटा भाग, वृत्त की परिधि का एक छोटा भाग चाप हो गया पूरे वृत्त का, तो ये कोण बन गया। मतलब चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मतलब चाप के द्वारा, वृत्त के किसी चाप के द्वारा एक छोटे सी वृत्त का परिधि की एक छोटी सी लंबाई के द्वारा, जिसे चाप कहा जाता है, और उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण ठोस कोण हो गया, जिसे समतल कोण भी कहा जाता है। अब ठोस कोण है तो उसके लिए ठोस गोला का एक अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण ठोस कोण कहलाता है। ये ठोस गोला है, ये ठोस गोला है स्फेयर S, और इसका एक अल्पांश क्षेत्र यहाँ ले लिया गया ds, सपोज किया जाए इसका एक अल्पांश क्षेत्र है ds, और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण r, ये d ओमेगा, ये ठोस कोण हो गया, ये ठोस कोण हो गया। अल्पांश क्षेत्र ds के द्वारा ठोस गोले के केंद्र पर बना कोण, जिसे d ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है, यह ठोस कोण है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।